नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े घर में घुसकर अपराधियों ने की लूटपाट। रेस्टोरेंट संचालक की पत्नी को बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम। जाते जाते फायरिंग कर पूरे मोहल्ले में फैला दी दहशत। जेडीयू और बीजेपी का अब नहीं होगा मिलन। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, अब बिहार में नहीं लगने वाला है कोई इंडस्ट्री और अपराधी की नहीं हो सकती है दोस्ती। और जनसुराज पदयात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर शहर में प्रवेश किए प्रशांत किशोर। कई दलों के नेताओं ने किया स्वागत और यात्रा में हुए शामिल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक घर में हथियार के बल पर लूटपाट की। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाना गोबरसही रोड के आनंद नगर रोड नंबर 1 की है, जहां रविवार की दोपहर रेस्टोरेंट संचालक कुमार सत्यनारायण सिंह के घर में 5 की संख्या में आए अपराधियों ने उनकी पत्नी पूनम राय का हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद घर में जमकर लूटपाट की। घटना के वक्त सत्यनारायण घर में मौजूद नहीं थे। पत्नी पूनम घर में अकेले थी। उनका बेटा सीआरपीएफ में कार्यरत है। पूनम ने बताया कि अपराधियों ने घर में घुसते ही बंधक बना लिया और आभूषण सहित कीमती सामान लूट लिए। जाते समय अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। अपराधियों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बावजूद पुलिस अब तक अपराधियों को चिन्हित नहीं कर पाई है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर तांडव मचाया है और इस वक्त उसी घर में हम घटनास्थल पर मौजूद है, जहां लगभग 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर गृहस्वामी को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट की गई। घटना की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद है और गृहस्वामी घर में मौजूद। आप तो खड़े हो जाइए, क्या हुआ था? 12 बजे करीब में हम कपड़ा उठा के बरामदा पे बैठ के कपड़े सरिया रहे थे। तब तक देखे एक लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का घुस गया अंदर। तो हम बोले क्या है? तो वो बोला सोनू भैया नहीं है। हम बोले नहीं सोनू भैया तो नहीं है। तो मामा जी हैं। मामा जी। तो हम लोग अच्छा तुम लोग को काम के लिए आए हो? हम लोग ठीक है, हम फ़ोन लगा देते हैं, तुम लोग बात कर लो मामा जी से। तो वो लोग फ़ोन छीन लिया मेरे हाथ से अपने। उसके बाद फ़ोन ले लिया। उसके बाद पकड़ के वो लोग वहाँ लाया। उसके बाद बांध उनके मुंह में कपड़ा ठूस के पूरे मुंह में तौलिया से अच्छे से बांध के उसके बाद फिर अंदर रूम में ले आया। हम तो वहाँ पे चिल्ला रहे थे चोर चोर। फिर बोला चिल्लाएगी तो गला काट देंगे। तो उसके बाद हम नहीं बोले। हम फिर बोले तुम लोग को जो लेना ले लो, लेकिन मेरे मुंह में से कपड़ा निकालो। और उसके बाद वो लोग अंदर बाहर ई रूम से रूम में सब कर रहा था। चाबी दो, गोदरेज का दो। हम बोले ठीक है, चाबी उधर जाके ले लो अपना। तब तक बाहर से वो लोग बगल में थी, तो वो लोग किचन में आई, देखी खाना निकालने। देखी लड़का लोग घुस रहे 3 गो 4 गो। देखिए आवाज़ जा रहा है मेरा, चिल्ला रहे थे। थोड़ा आवाज़ जा रहा था वो लोग के पास। तो बोली आंटी जी के यहाँ तो चोर घुस गया, चिल्ला रही हैं। तो ऊपर से चिल्लाई बगल वाला को, सोनू सोनू सोनू। तो लोग नहीं सुना। तो फिर बोला क्या सोनू? जाकर उसको भी बोला लड़का क्या सोनू। और फिर बोली कि फिर वो अपने आई दौड़ो उनके यहाँ। बोली अरे आंटी जी के यहाँ तो 4 गो लड़का घुसा हुआ है। फिर उनके यहाँ लेबर सब काम करता है। वो लोग दौड़ा, सब लोग खेतते गया। तो फायरिंग चोर हाँ, हम तो मुँह में कपड़ा ठूसा हुआ था ना। आपको बांध दिया था? हाँ, पूरा ऐसा क्या कट गया सब चेहरा मेरा। हाँ, पूरा कपड़ा ठूस के पूरा बांध दिया था। हम तो फिर हम यहाँ आए, उसी में बांधने पूजा रूम में आए। फिर चिल्ला रहे हैं उन लोग को, बगल वाले लोग को, लेकिन वो लोग को नहीं सुना। सब सोया होगा। किसी से बांधा आपको? तो गमछी था और एक नाइटी था मेरा, उसी से। गमछा अपने ही गमछा था? हाँ, इन्हीं का गमछा था। अच्छा, उस घर में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं था? काम वाली सब नहीं? ये भी नहीं थे, ये भी गए थे मार्केट। नहीं था। अच्छा, काम वाली भी अभी तुरंत निकली थी। हथियार वगैरह भी रखे हुए? हाँ, फायरिंग करते हुए गया। कै राउंड फायरिंग किया? लगभग आवाज कितना बार? 2 बार। 2 बार। कितना देर के बाद यहाँ आए फिर? आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा। क्या आपके सीआरपीएफ में? हाँ। ऐसे कितने दिन से कार्यरत हैं?
बहुत सालों से अभी ड्यूटी 4-5 साल हो गए। मारपीट भी किया आपके साथ? नहीं, मारपीट नहीं किया, वही कपड़ा ठूस रहा था मुंह में। क्या उम्र रही होगी लोग अपराधी? 25 से 30 के बीच में। बस हाँ, 22-25। तो ऐसा लग रहा था कि विरोध आप करेंगे तो गोली मार देगा? हाँ, दिखा रहा था, हम बोल रहे थे कि हम चिल्ला रहे थे तो बोला चुप रहो नहीं तो अभी हम लोग चाकू से काट देंगे गला तुम्हारा। यहाँ क्या नाम है आपका? पूनम राय। पूनम राय। पूनम राय को आप सुन रहे थे, जो गृह स्वामी हैं। आपके बेटा भी रहते हैं बाहर में सीआरपीएफ में, देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। इस तरह की घटना हो जाना, क्या कुछ कहेंगे? इस बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हमने तो 4 आदमी को देश की सेवा में दिए हुए हैं। 2 भतीजा भी मेरा आईटीबीपी में है और एसएसबी में है, और भाई भी डीआईजी बीएसएफ में है। और हम लोग 2 प्राणी चूंकि बुजुर्ग हैं तो यहीं रहेंगे। और ये स्थिति मतलब एक बार हो चुकी है। 6 जून को भी हमारे घर में हमारे पोते का जन्मदिन था, तो हम लोग सिकंदराबाद गए थे। उसी बीच में 6 तारीख को दोनों तरफ तोड़ करके और सारे जेवरात जो भी सोने चांदी लगभग 5-6 लाख रुपये का था वो सब ले गए। पुलिस को हम लोगों ने एफआईआर किया, सारी जानकारी दी। वो बगल के मंझौलिया का रहने वाला है, सब कुछ दिया। फुट कैमरा में बगल के घर में भी इस तरह का घटना घटी है, इसे क्या लग रहा है? हत्या करने की नीयत से पहुंचे थे अपराधी? हत्या के नहीं, लूटपाट के ख्याल से पहुंचे थे। हाँ, एकदम निश्चित रूप से। और रेकी भी उन्होंने की थी। 8 बजे के लगभग जब मैं घर में था, उस समय ऐसा है कि जो उसमें एक लड़का है जिसके लाल गमछा पहने हुए है, उसने हमसे आके पूछा कि कोई काम है, गाड़ी चलाना चाहते हैं। हम कहे कि गाड़ी, हाँ गाड़ी चलाना चाहते हैं। हम कहे कि गाड़ी तो हमको नहीं चलवानी है। डर दहशत में है कहीं ना कहीं आप लोग, क्योंकि अकेले? हाँ, एकदम निश्चित है। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस आई। पुलिस आने का भी एक कारण रहा, चूंकि वहाँ से सीआरपीएफ के बहुत से लोग आ गए। डीआईजी साहब ने अपनी ओर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण सिंह हुआ। सत्यनारायण सिंह जो गृह स्वामी हैं, उनको आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी परिवार अभी डर और दहशत में है। जिस तरह से दिन दहाड़े इस तरह का घटना हुई है, इससे जाहिर होता है कि सदर थाने की जो गश्ती पुलिस है वो पूरी तरह से फेलुअर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दिन दहाड़े घर में लूटपाट की घटना जैसी अपराधी अंजाम देकर बड़े आराम से निकल जाते हैं। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस पूरे मामले की खुलासा करती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अब जेडीयू और भाजपा का मिलन नहीं हो सकता है। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि सितंबर में प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षियों को क्यों डर लग रहा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में अब कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती है, उसी तरह इंडस्ट्री और अपराध की दोस्ती नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि कितनी भी मीटिंग कर ले, अब बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार से पूछा कि क्या कसूर था जो छोड़कर अलग हो गए और जो इतनी गालियां दी उन्हें गले लगा लिया। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को एक अड़े मार्ग से हटाया था, इसलिए लालू यादव इसका बदला तो लेंगे ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित भाजपा के कई अन्य नेता मौजूद रहे। फिर जिम्मेदारी से कहता हूं, नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अब जेडीयू और बीजेपी नदी के 2 पार्ट हैं। इसमें कोई पुल भी नहीं बन सकता। दूरी इतनी बढ़ गई है कि न वो हम उनको लेंगे, वो लोग अगर आना भी चाहें तब भी हमारी तरफ से कोई विचार नहीं होगा। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं या लालू जी तेजस्वी जी को डरा रहे हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं, आपका सवाल ये है कि क्या फिर से वो आएंगे? तो जवाब ये है कि फिर से लालू जी को तेजस्वी जी को धोखा देंगे? नहीं, नीतीश जी कई मुद्दों पे राजद के साथ रहते हुए भी अपनी अलग राय रखते हैं। तो उन्होंने, अगर मैंने सुना नहीं है, वो जो जायसवाल जी थे कोयला मंत्री, वो जो कहते थे अब वो घटना घट, अगर ये घटना घटी है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, कहते थे।
तो मैं वैसे नहीं कर सकता। नहीं, ये बात हुई है हम लोग जब कोई और लोग कन्फर्म पेपर में तो छपी है, हाँ तो आप तो तब आपकी क्या हाँ तब अगर ये अखबार में ये खबर छपी है कि वन नेशन वन इलेक्शन में, दैनिक जागरण में आज छपा है कि उस जब ये आएगा तो प्रस्ताव रखेंगे, तो उन्होंने राजद से अलग व्यू लिया है, तो ये उनका अपनी राय है, सुझाव। जब वन नेशन इलेक्शन तो होना ही चाहिए, क्या दिक्कत है, विधानसभा लोकसभा एक साथ हो जाए, ये तो अच्छा रहेगा। क्या भारत में शिवलिंग लगाना गुनाह है? क्या भारत के चांद पर शिव शक्ति लिख दिया तो कई के छाती पर लौट रहा है? इसमें क्या भारत में शिव जी का मूर्ति एयरपोर्ट के पास लगा है, क्या उस पर भी किसी को एतराज है? यहां नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? जॉर्ज फर्नांडिस को अच्छा सिला नहीं दिया कुछ लोगों ने जॉर्ज के प्यार का। अब ये मैंने किसके लिए कहा, ये आप खुद ही समझ जाइए, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं। ये मुजफ्फरपुर है, यहाँ तो छोटा बच्चा ही सब समझ जाता है। यहाँ अपराध होता है, अपराध के पीछे कौन है पुलिस को बाद में पता लगता है, पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। तो जहाँ इंडस्ट्री होगी, आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा, आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती, उस तरह इंडस्ट्री और अपराध की दोस्ती नहीं हो सकती। जहां अपराध होगा वहां इंडस्ट्री नहीं होगी, चाहे कितने इन्वेस्टर मीट कर लें। कौन आएगा बिहार में? हम तो नारा देते थे कि कुछ दिन तो कहते थे ना अमिताभ बच्चन कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, और हमने नारा दिया था एक बार तो आइए बिहार में। बिहार अब लोग कह रहे हैं वो नारा दे रहे हैं कि धमकी है। अब वो नारा जो है, जो मैंने कहा था कि एक बार तो आइए बिहार में, अगर देखिए कितना कानून का राज है, कितना अच्छा है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, 75 एमएलए वाला मंत्री है और 43 एमएलए वाला मुख्यमंत्री है, इतना अच्छा सरकार है। हमने बताया लोगों, 75 वाट का मंत्री और 43 वाट का मुख्यमंत्री, कितना अच्छा हम लोग का तालमेल। तो लोगों को विश्वास होता था कि सरकार रहेगी। लोग कहते थे भाई बीजेपी कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी। हमने कहा नहीं साहब, हम तो सबसे बड़े दल होकर भी पीछे बैठे हैं, और जिनको कम सीट है वो आगे बैठे। कहीं भारत दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा सुना था आपने? एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, और यहां तो गैप बहुत बड़ा था। लेकिन हम लोग रहते थे मंत्री के मकान में, और 43 संख्या थी वो जदयू के पास मुख्यमंत्री पद, लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या कसूर था बीजेपी का? क्यों हमें छोड़कर चले गए थे आप? क्या अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार का? हम लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, और जिनके साथ गए उन्होंने आपको जो गालियां दी उनको गले लगा लिया, और जिन्होंने प्यार किया, रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनको छोड़कर उनके साथ गए जो गाली खुद भी देते थे, उनके बच्चे भी देते थे। सही बात है ना ये? वहां गए और लोगों ने कहा कि अब तो जदयू के, मैं विषय पे आ रहा हूं, जदयू के बाहर बैनर लगा था, बिहार ने देखा है देश देखेगा। क्या बैनर लगा था? बिहार ने देखा है
अब देश देखेगा, लगा था या नहीं लगा था? बोलिए, लगा था ना? बिहार में किया है, देश में करेंगे। तो देश में क्या करेंगे? पटना में बैठक किया, लालू जी ने कह दिया आपको बहुत बड़ा नेता बना देंगे देश का। अब जिस लालू जी को एक अने मार्ग से और राबड़ी जी को उन्होंने बेदखल किया, वो लालू जी भूले होंगे क्या? सामान जब पैक किए होंगे, ट्रक में सामान चढ़ा होगा, वहां से गाड़ी में बैठे होंगे, एक मने मार्ग नीतीश जी ने खाली कराया उनसे, उनका गौशाला थी अंदर में, वो खाली कराया। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर है। कई जिलों का भ्रमण कर यात्रा रविवार को मुजफ्फरपुर शहर पहुंची। 0 माइल चौक से शुरू होकर यह यात्रा अखाड़ा घाट, सरियागंज टावर चौक, नवयुवक समिति जवाहरलाल रोड, कल्याणी हरिसभा चौक होते हुए रामदयालुर RDS कॉलेज पहुंची। इस यात्रा के दौरान बिहार के भावी सीएम यानी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए कई पोस्टर कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखी। चुनाव से पहले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की पदयात्रा में कई दलों के नेता दिखे। जदयू नेता भूषण झा ने सरियागंज टावर चौक पर पीके का स्वागत किया। वहीं उनकी नवयुवक समिति के पास भाजपा नेता भगवान लाल महतो ने स्वागत किया। उनकी पदयात्रा में राजद नेता वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल भी साथ देखे गए। किसान पीछे, किसान पीछे। इधर आइए, इधर आइए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से रविवार को आयोजित खेल सम्मान समारोह में मुजफ्फरपुर के होनहार खिलाड़ियों के साथ साथ विभिन्न खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। मिठनपुरा रोड के एक होटल में आयोजित समारोह में भाजपा सांसद अजय निषाद, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, महामंत्री सचिन कुमार, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक उत्पन्न रंजन, वरीय क्रिकेटर अशोक पाहुजा एवं मुकेश चंद्रवंशी सहित तमाम उपस्थित जनों ने पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन अवनीश नंदन ने किया। सम्मान पाने वालों में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी मरियम फातिमा और एथलीट अभ्युदय शरण भी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र पे काम करती है। स्पोर्ट्स पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्रीड़ा प्रकोष्ठ को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया है। मुजफ्फरपुर जिला से जितने भी स्पोर्ट्स में बच्चे जो अच्छा किए हैं, आज सबको हम लोग बारी बारी से बुला के सम्मानित किए हैं और उसका हौसला बढ़ाने का काम। आज भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में मुजफ्फरपुर जिले के सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों को जो स्टेट खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, नेशनल तक खेले हैं, एक ऐसा भी 1-2 खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल खेले हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था और इसमें सभी को सम्मानित किया गया है। मुख्य रूप से खेल कूद सेहत के लिए एक जरूरी है, तो सेहत को ख्याल में रखते हुए और अपने महान खिलाड़ियों की याद में हम लोग हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे देश का नाम
रोशन करने में खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो योगदान सुनील गावस्कर ने, सचिन तेंदुलकर ने, मेजर ध्यानचंद ने, निखिल चोपड़ा ने, पीटी उषा ने, इन लोगों ने जो दिया है वो एक देश के लिए बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है। हम सभी लोगों को याद करते हुए आज सम्मान दिवस मनाया है और सभी मुजफ्फरपुर जिले के खिलाड़ियों को हम अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो जो भी खेल खेल रहे हैं उस खेल में जीवन में बहुत आगे बढ़े। रामा मेमोरियल हेल्थ केयर फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर अंजुमन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को खबरा स्थित जेके टावर कंपाउंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर गौरव वर्मा, डॉक्टर पल्लवी सिंह, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, खबरा की मुखिया प्रियम प्रिया, रोटेरियन पंकज कुमार ने संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। 107 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल ब्लड बैंक की स्थिति ठीक नहीं है, वहां हमेशा रक्त की कमी रहती है। इसे देखते हुए शिविर में संग्रहित ब्लड को सदर अस्पताल ब्लड बैंक को दे दिया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में अभिषेक ओझा, नीलय भारती, नवीन कुमार, नितेश कुमार सहित कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आज का हमारा रक्तदान शिविर जो कि ज्ञात होगा आपको कि शहर में रामा मेमोरियल हेल्थ केयर फाउंडेशन के जरिए हम हर एक ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड उपलब्ध कराते हैं। तो आज का आयोजन हमारा रोटरी क्लब ऑफ अंजुमन मुजफ्फरपुर और रामा मेमोरियल के संयुक्त तत्वाधान में खबरा के एक्सिस बैंक के नज़दीक जेके टायर कंपाउंड में आयोजित था। अब तक 12:30 बजने को है शायद, और अभी तक 50 से अधिक रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं। इस बार का हमारा ये टारगेट है, आंकड़ा है कि हम 150 प्लस डोनेशन यहाँ से करा करके रक्त संग्रह करके सदर ब्लड बैंक में भेजेंगे, क्योंकि सदर अस्पताल जो कि रक्त की काफ़ी मार झेल रही है, वह आए दिन वहाँ रोड एक्सीडेंट से, थैलेसीमिया से, मतलब न जाने कितने मरीजों को ज़रूरत वहाँ ब्लड की होती है। आप देखेंगे जितनी भी निजी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उन लोगों ने एक मतलब ये सोचा भी नहीं है कि सदर ब्लड बैंक की स्थिति इतनी जर्जर है। हम लोगों ने सोच करके वहाँ को ब्लड बैंक को बुलाया है, बुला करके आदरणीय सिविल सर्जन सर जो कि हम लोगों के बीच भी आने वाले हैं, उन लोगों का ये आग्रह है कि हम लोग सदर ब्लड बैंक में रक्त संग्रह करके भेजें और एक अच्छा आंकड़ा जो कि ऐतिहासिक आंकड़ा होगा, शायद हमें लगता है कि ये पहला आंकड़ा मुजफ्फरपुर से देंगे। पिछले सप्ताह में भी हमारा रक्तदान शिविर आयोजित था जो कि पटना के IGMS और निरामिया ब्लड बैंक की टीम को हम लोगों ने 100 यूनिट डोनेशन करके यहाँ से भेजा था। तो इस बार का भी हमारा आंकड़ा है कि 150 प्लस डोनेशन हमारा होगा। इसमें सभी लोग बड़े ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। खबरा के जनप्रिय मुखिया आदरणीय प्रियम प्रिया मैम तथा पंकज भैया तथा रोटरी क्लब ऑफ अंजुमान से नवीन भैया, नीले अंकल, सभी लोगों का सहयोग व्यापक रूप से है और ये लोग हमारे साथ पिछले 6-7 सालों से बने हुए हैं, कदम से कदम मिला करके आगे चल करके रक्तदान कर रहे हैं। तमाम मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक आभार जिन्होंने अपना बहुमूल्य भी मिलते हैं। बच जाए अगर एक इंसान की जान तो न जाने कितने ही चेहरे खिलते हैं, न जाने कितने ही चेहरे खिलते हैं। हम 1 यूनिट ब्लड अगर किसी को देते हैं तो उसे 3 जिंदगियां बचती है। आप सभी से भी आग्रह है, गुजारिश है कि आगे आकर के रक्तदान कीजिएगा और 3 जिंदगियों के सरताज को अपने नाम कीजिएगा। बहुत बहुत आभार तमाम। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में सार्वजनिक शिक्षा का अस्तित्व गहरे संकट में विषय पर शैक्षणिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कमेटी के सचिव मंडल के सदस्य रामप्रीत राय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर केंद्र सरकार शिक्षा को जिस तरह बर्बाद कर रही है, कार्यक्रम में उसी पर चर्चा की गई। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए हैं, इसके चलते जो सरकारी शिक्षा है उस संकट में आ गया है। तो क्यों ये संकट में आ गया है, उसके खिलाफ कैसे हम लोगों को संगठित करके इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते जिस तरह शिक्षा पर चोट आ रही है, खास करके ये जनवादी, वैज्ञानिक और जनतांत्रिक शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी लोगों को सचेत करने के लिए ये आज की बड़ी चर्चा हो रही है। मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज परिसर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास समिति के
तत्वाधान में स्वराज्य पर्व एवं गणपति महोत्सव मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के संयोजक साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि 19 से 28 सितंबर तक चलने वाले 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश के अनेक कलाकार और मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए लोगों को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के महत्व के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यह पूर्वी भारत में होने वाला पहला सबसे बड़ा गणेश महोत्सव एवं स्वराज्य पर्व है। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन समिति के सह संयोजक अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा, स्वागताध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू, सुगंध कुमार, रंजीत नारायण समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। नामधारी सिंह दिनकर न्यास के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में पहली बार स्वराज्य पर्व के अंतर्गत गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो गीता रहस्य के कर्मवाद के व्याख्याता भी हैं और मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के बम ब्लास्टिंग का जिन्होंने व्यापक समर्थन दिया था। गणेश जी के बारे में हम आप सब जानते हैं और गणेश महोत्सव के अंतर्गत भव्य मेले का आयोजन, जिसमें 50 से ज़्यादा प्रकाशक, पुस्तक मेले का स्वरूप रहेगा, फूड कोर्ट रहेगा, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजन और 50 के लगभग नाटकों की प्रस्तुति इस गणेश महोत्सव में उपस्थित होने के लिए, सब परिवार उपस्थित होने के लिए मैं इस जनपद के और अलग अलग जिलों के वासियों को, बल्कि पूरे बिहार और उत्तर भारत के निवासियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक रामदयाल सिंह महाविद्यालय मैदान में इस भव्य गणेश महोत्सव में आप निश्चित रूप से सहयोगी, सहभागी बने और अपनी उपस्थिति से केवल अपने को परिमार्जित न करें, बल्कि इसमें सम्मिलित होने वाले 500 से ज़्यादा अपने अपने विषय के विद्वानों को सुनने का भी अवसर प्राप्त करें। धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, सामाजिक और पारिवारिक समरसता के वातावरण में इस गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ भव्यता भी होगी, दिव्यता भी होगी। 12 फीट की ऊंची गणेश जी की प्रतिमा, और इस आयोजन के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। हमें हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और विश्वास है कि मुजफ्फरपुर की आध्यात्मिक चेतना जागृत है और मुजफ्फरपुर में एक 17 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में कलश यात्रा के साथ साथ इस अभियान की शुभ शुरुआत हो जाएगी। पुस्तक मेला का भी आयोजन किया जाएगा। मैंने कहा ना कि 50 के लगभग प्रकाशकों के आने की सूचना हो गई है और 50 के लगभग नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। पहली बार ऐसा आयोजन, पहली बार ऐसा आयोजन उत्तर भारत में किया जा रहा है, केवल मुजफ्फरपुर में तो है ही। या ऐसे ही सांस्कृतिक सब परिवार सम्मिलित हों, क्योंकि शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में सुसंस्कृत और रंजीत नारायण तिवारी के पौरोहित्य में, उनके नेतृत्व में मांगलिकता के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी महाराज की स्थापना होगी, उनकी पूजा की शुरुआत होगी और मुजफ्फरपुर के समस्त बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध युवा और माताओं की मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत के मथुरापुर पोखर के पास रविवार को 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। गोलीबारी की सूचना मिलते पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर संगन वाहन जांच शुरू कर दिया। पुलिस ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। फिलहाल इलाके में खौफ है, लोग कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। सवेरे अभी थोड़ा देर पहले पता चला कि मथुरापुर पोखर पे गोली चला, फायरिंग हुआ है। कितने राउंड फायरिंग की घटना? 1 राउंड का फायरिंग का पता चला है। अपाची से थे अपराधी? नहीं, ये देखिए स्थानीय लोग तो कहने से परहेज कर रहे हैं कि कौन है क्या है, देखा है, लोग देखने के बाद ही परहेज कर रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या है इतना दहशत में है लोग कि कहीं हमको हमारे ऊपर भी गोली न चल जाए। स्थानीय अपराधी अब स्थानीय कि बाहरी हम नहीं बता सकते हैं। ये हम लोग अगर बाहरी होता तो चेहरा तो पहचान लेता, तो कम से कम कि अगर स्थानीय होगा तो चेहरा तो पहचान लेता। चेहरा भी नहीं पहचान पा रहा है, कहाँ का है,
कहाँ पे गोली चली है? ये मित्रापुर पोखर के ठीक पीछे वाली भिंडा है, वहाँ सामुदायिक ये है, क्या उसको बोलते हैं, कौन है, मुक्ति धाम के पास सूचना मिली कि गोली चली है। आए हैं तो यहाँ पे दहशत का माहौल था, कोई कुछ कहने से परहेज कर रही है। एक राउंड गोली चलने की सूचना है। क्या लगता है? स्थानीय भय के कारण लोग बोलने से परहेज कर हाँ, भय के कारण बोलने से परहेज कर रही है। क्या कुछ घटना है मुखिया जी? यही हम लोग को अभी टेलीफोन से जानकारी मिली है कि मित्रापुर पोखर पे एक फायरिंग हुआ है और 2 अपाची से 4 लड़का था, लेकिन लोग जो है यहाँ के ग्रामीण लोग बताना नहीं चाहता है। लोकल आदमी को लेकर सब लोग डरते हैं कि हम नाम बताएंगे तो हम ही को फायरिंग हो जाएगा। कितनी गोलियां चली है? एक गोली चली है। अपराधी क्या चीज से चली? बाइक से, अपाची से था। 2 अपाची? हाँ, 2 अपाची से 4 लोग था। 4 लोग। लेकिन कोई कुछ बताने से कोई नहीं बताना चाह रहा है। स्थानीय हो सकते हैं अपराधी? हाँ, स्थानीय ही हो सकता है, बाहरी थोड़ी हो सकता है। देखिए, इस तरह की सूचना मिली है, पुलिस मौके स्थल पर पहुंची है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विशेष कुछ पता चलने पर सूचित किया जाएगा। कितने राउंड गोली चली है? इस तरह का भी कुछ पता नहीं, ग्रामीणों द्वारा केवल सूचना दिया गया कि यहाँ फायरिंग हुई है, उसके तहकीकात में पुलिस पहुंची है, अग्रिम कार्रवाई हो रही है। रविवार को मुजफ्फरपुर के दादर पुल से एक युवक ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। उसे नदी में कूदते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते काफी भीड़ जुट गई। अहियापुर थाना और एसडीआरएफ को सूचना दी गई। काफी देर तक एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची, इससे लोगों का आक्रोश भड़क गया। पता चला कि अहियापुर थाना क्षेत्र के ही फतेहपुर निवासी चुलाही राय का 20 साल का बेटा छोटू राय बीते कुछ दिनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। रविवार की सुबह 11:30 बजे वह चाचा के साथ अपने घर से डॉक्टर को दिखाने बाइक से जा रहा था। रास्ते में दादर पुल पर वह बाइक से उतरा और बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। काफी देर तक एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशितों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया। करीब 1.5 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और छोटू की तलाश में जुट गई। गया है तो मालूम चला जैसे तबियत गड़बड़ था, तो डॉक्टर के यहाँ उसका चचा लेकर के जा रहा था। मालूम चला कि ऐसे दादर पुल पर जो है कूद गया है। काहे? अभी ये नहीं बता पाएंगे। तो डॉक्टर से इलाज चल रहा है? डॉक्टर के अंदर दिखाने जा रहा है। बीमार वगैरह चल रहा था? हाँ। क्या बीमार था? पढ़ाई लिखाई में प्रेशर था, इसके कारण से माइंड थोड़ा सा ऐसी था, इसके कारण से जो है। क्या नाम है इसका? इसका नाम छोटू कुमार है। कितना उम्र होगा? उम्र वही 20 से 21 साल के करीब है। किसके साथ जा रहा था? चाचा के साथ। आप कौन हुए उनके? हम भी चाहते हुए। एक युवक हैं जो इलाज कराने जा रहे थे। पता चला है कि मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ थे और इलाज कराने के दौरान एक अपने संबंधी के साथ बाइक पे जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी चलते ही वो गाड़ी से कूद गए हैं और कूदने के बाद सीधे नदी में छलांग लगा दी। उनके परिजनों द्वारा ऐसा बताया गया है। छोटू कुमार नाम है, 22 साल के आसपास उम्र है। एसडीआरएफ की टीम आई है, खोजबीन चल रही है। रविवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित एक्टू कार्यालय में आयोजित बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के राज्य कमेटी की बैठक में शामिल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश राम ने राज्य सरकार पर जमकर भड़का। कहा कि आसमान छूती महंगाई के दौर में रसोइया को महज 1650 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह के लिए मानदेय का भुगतान करना अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि महिलाओं और मजदूरों का अपमान भी है। उन्होंने कहा कि रसोइयों को प्रति माह 22,000 रुपये देने एवं उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाएगा। मौके पर उपस्थित यूनियन के राज्य सचिव विभा कुमारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पीएफ छुट्टी की सुविधा बिना कारण विद्यालय से रसोइया को हटाने पर रोक लगाने, मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना में तब्दील कर एनजीओ को सौंपने की नीति को रद्द करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर से किया जाएगा। बैठक में यूनियन के कई अन्य नेता मौजूद रहे। ये बैठक कोरोना महामारी के कारण पूरे बिहार के मज़दूरों की हालत दयनीय हो गई है, जिसके कारण रसोइया का परिवार चलाना आज कठिन हो गया है। ऐसे कठिन दौर में महिलाओं को, जो विद्यालय रसोइया में महिलाएं ही
98-99% काम करती हैं। परिवार को चलाने के लिए उनकी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। ऐसे स्थिति में देखा जा रहा है कि महज 1650 रुपया वही साल में 10 माह का वेतन दिया जा रहा है। और इधर देखा जा रहा है कि वो रसोइया को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खटवाया जा रहा है और विद्यालय की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस नौकरी से हटाने के लिए एक साजिश की जा रही है कि एनजीओ को दिया जा रहा है और विद्यालय को अपने निवास स्थान, रसोइया को अपने निवास स्थान से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर कहा जा रहा है कि जहां केंद्रीय भोजन बनेगा वहां जाके आपको काम करना होगा। इस तरह से प्रताड़ित रसोइया धीरे धीरे इस काम से हटने के लिए एक तरफ कुछ लोग मन बना रहे हैं और दूसरे तरफ लड़ाई लड़ने के लिए भी लोग मन बना रहे हैं। उसी को लेकर आज बैठक हो रही है कि विद्यालय रसोइया को न्यूनतम मजदूरी कम से कम 22,000 रुपया दिया जाए, 12 माह का जो उनका मानदेय है वो दिया जाए, उनको छुट्टी की सुविधा दिया जाए। अभी देखा गया है कि इस वर्ष में विद्यालय रसोइया को छुट्टी नाम की कोई सुविधा नहीं दी गई है। इन सब सवालों को लेकर आज की बैठक है। इस बैठक के बाद हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे और क्रमवार हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। और ये सरकार रसोइया विरोधी जो कानून है, रसोइया विरोधी जो नीति है, जिसको वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज 3 सितंबर को हम लोग रसोइया बहन के साथ बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर में। रसोइया के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अभी 80 स्कूलों में चूल्हा बंद कर दिया गया है और एनजीओ के थ्रू खाना आता है, तो ये गलत है। क्योंकि रसोइया बहनें आज ही आधा जीवन बिता दी स्कूलों में और आज जब वृद्धावस्था में हुई तो स्कूल में एनजीओ के थ्रू खाना आता है। ये बच्चे के साथ भी अन्याय होगा क्योंकि बाहर से जो खाना आएगा वो ठंडा खाना आएगा और यहाँ जो रसोइया दीदी खाना बनाती है वो ताज़ा खाना बनाया जाता है और बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। अगर एनजीओ के तहत खाना बंद नहीं होता है तो रसोइया बहनें आंदोलन को तेज करेगी। टीचर्स डे के अवसर पर मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड बम पुलिस गली मोड़ स्थित केक एंड पिज्जा कॉर्नर ओकेजन्स में 15% की छूट मिल रही है। यहां पर मात्र 10 मिनट में तैयार कर ग्राहकों को कस्टमाइज केक मिल जाता है। स्विगी और जोमेटो के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर करने पर भी यह केक उपलब्ध हो जाता है। ओकेजन्स के प्रोप्राइटर सुनील कुमार ने बताया कि यहाँ पिज्जा, डबल डेकर पिज्जा, डोनट्स, चोको लावा, मूच केक, आलू पफ, पनीर पफ और पनीर पैकेट रोल के अलावे बहुत सारे स्नैक्स आइटम उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर के रेडियंस में फ्री होम डिलीवरी भी सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 7004353061 पर ऑर्डर कर ग्राहक होम डिलीवरी करवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर टीचर्स डे पे हमारे यहाँ कस्टमाइज केक पे फ्लैट 15% ऑफ है। बेसिकली हमारे यहाँ वाइट फॉरेस्ट, वनीला, चोको वनीला, रेड वेलवेट, स्विस चॉकलेट, मार्बल क्रंच, बहुत तरह का क्वालिटी है हमारे पास केक में। और हम लोग 10 मिनट में केक भी बना के देते हैं। और क्या कुछ अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे पिज़्ज़ा है, डोनट्स है, कपकेक्स है, मूच केक है, चोको लावा है, डबल डेकर पिज़्ज़ा है और पनीर पफ है, आलू पफ है, मशरूम पफ है और आपको मूच केक हो गया, पनीर पैकेट रोल है, बहुत सारे मतलब स्नैक्स में आइटम है हमारे पास। ऑनलाइन ऑर्डर का भी है? जी जी, हमारे यहाँ जोमेटो और स्विगी पे ऑनलाइन ऑर्डर भी लिया जाता है और विदिन 1 किलोमीटर में हम लोग फ्री डिलीवरी भी करते हैं।
मुजफ्फरपुर के द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल के पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मजहर इमाम साजिद की ओर से रविवार को जुरन छपरा के रोड नंबर 2 में निःशुल्क चर्म रोग, गुप्त रोग एवं कुष्ठ रोग चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में स्किन संबंधित रोग से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क परामर्श दी गई। डॉक्टर मजहर इमाम साजिद ने कहा कि अभी के मौसम में दिनाय होने का खतरा अधिक रहता है। दिनाय से बचाव के लिए गीले कपड़े का उपयोग नहीं करें। इसके अलावा पहने हुए कपड़े का भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। अधिक गीलापन होने से पाउडर का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि ज्यादा गर्मी वाले और सूखे मौसम में भी एक्जिमा के बढ़ने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं में पिंपल हो जाता है, जिसका इलाज शुरुआत में ही करना जरूरी है। अगर शुरू में इलाज नहीं हुआ तो फिर वह गड्ढे वाला स्कार बन जाता है जो खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्किन रोग से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। अभी हमने यहाँ पे स्किन का कैंप शुरू किया है। स्किन हेल्थ हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। आजकल स्किन की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ हमारे खान पान रहन सहन की वजह से हो रहा है, कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो कि मौसम के हिसाब से बदलते हैं। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है इसमें दिनाय वगैरह होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके मूल कारण होते हैं आपको पसीना, गीलापन और एक दूसरे से ये पड़ता भी है। तो इसके इलाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों को कि बीमारी को तो ठीक करे ही करे, लेकिन अपने जीवन शैली को भी ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कभी भी पहना हुआ कपड़ा दोबारा ना पहने, पसीने से बचें, गीलेपन से बचें, शरीर को जितना ज़्यादा सूखा रख सकते हैं उतना सूखा रखने की कोशिश करें। पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि अगर थोड़ा बहुत गीलापन हो तो वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो जनरल हमें स्किन बीमारियां मिलती हैं उसमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे एक्जिमा वगैरह है, वो बीमारियां भी मौसम के हिसाब से बदलती हैं। जब मौसम ज़्यादा सूखा होता है उस समय में वो बीमारी थोड़ी ज़्यादा पनपती है। तो वैसे मौसम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करना चाहिए। स्किन डिजीज़ में एक और बीमारी है जो कि आम तौर पे मिलती है, जो कि जनरल एडल्ट बच्चों में है ना, जैसे जो 18 साल से लेके 25 साल की उम्र तक के बच्चे बच्चियों में मिलती है। वो बीमारी है पिंपल की बीमारियाँ। पिंपल होने के 4-5 कारण हैं, जिसमें मूलतः एक कारण आता है आपका पसीना ज़्यादा आना, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आना, डस्ट, पॉल्यूशन, ये सब। अगर हम लोग चेहरे को बार बार रेगुलरली क्लीन रखें, साफ़ रखें, ऑयल फ्री रखें चेहरे को, तो पिंपल को बहुत हद तक घटाया जा सकता है। इसके अलावा पिंपल का कभी कभी ये होता है कि किसी को अगर ज़्यादा पिंपल हो रहा हो तो इलाज जल्दी कराने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पिंपल अगर बढ़ रहा है तो फिर वो गड्ढे वाला स्कार बनाने का कोशिश करेगा, और जब स्कार बन जाता है तो उसकी कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो 100% सक्सेसफुल हो। तो वो परेशानी आए चेहरे पे, उससे बेहतर है कि उससे पहले ही उसको रोक लिया जाए। खाने पीने में बहुत ज़्यादा अंतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पिंपल्स के लिए। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि कुछ खट्टा खाने की वजह से हो रहा है ये वो, बट हमारे जो जनरल डे टू डे प्रैक्टिस में इसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, फिर भी थोड़ा मीठा कम खाने के लिए हम लोग कहते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए लोगों को। कभी कभी पिंपल हार्मोनल इशू की वजह से भी होता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके उस कॉज को ढूंढना है, उस कॉज को ट्रीट करना है, तभी ये पिंपल पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा। आगे भी इस तरह का कैंप लगाया जाएगा? जी, हम लोग प्लान तो कर रहे हैं कि महीने में कम से कम एक कैंप ऐसा ज़रूर हो जिससे हम लोग अपने समाज की तरफ जो वापस हम लौटा सकते हैं, क्योंकि इसी समाज से उभरे हैं और इस समाज को वापस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर फ्री कैंप हम करते रहते हैं, कुछ पहले भी हमने किया था, ये अभी हमारा 4था या 5वां कैंप है लगभग, है ना। और इन नियर फ्यूचर कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे कैंप हो सके जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके या कुछ सेवा उनको प्रदान की जा सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।